हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का विलेज रूफ गार्डन चैनल के अंदर। तो दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक है कि किस प्रकार जो भिंडी का सीड होता है उसको हम नेक्स्ट सीजन के लिए किस प्रकार हम अच्छे से रख सकते हैं, जिससे वह अगले सीजन में हमें उपयोग में आ जाए, खरीदना नहीं पड़े। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि भिंडी के सीड को अगर हम ऐसे ही रख दें, किसी प्रकार का उसका केमिकल ट्रीटमेंट नहीं करें, ऐसे ही रख दें, नेक्स्ट सीजन के अंदर उपयोग करें, तो जर्मिनेशन 100% नहीं होता है। वह 30 से 20% से 30% वहाँ पर जर्मिनेशन हमें देखने को मिलता है। अगर हमें उसे संरक्षित करके रखना होगा जिससे वह अगले सीजन में जर्मिनेट कर सके, तो इसके लिए हमें कुछ ऐसे प्रोसेस से गुजरना होता है जो जानना बहुत ही ज़रूरी है किसान भाइयों के लिए। तो सबसे पहला प्रोसेस है किसान भाइयों कि सबसे पहले उस सीड को हम क्या करेंगे, उस सीड को हम सबसे पहले भिंडी की जो सीड होती है, वो भिंडी को अगर पक जाएगा, भिंडी मीन्स उसका जो ब्राउन कलर का ऊपर से पूरा तरह हो जाएगा, मीन्स सूख जाएगा भिंडी, तब उसे हम तोड़ेंगे। उसके तोड़ने के बाद हम उसे किसी भी धूप पर, मतलब कि छत पर होता है, जैसे घर का छत होता है उसके ऊपर, या किसी भी एकदम डायरेक्ट सनलाइट जहाँ पर आ रही होती है, मीन्स डायरेक्ट धूप जहाँ पर पड़ रही होती है, वहाँ पर उसे हम रख देंगे। जिससे क्या होगा कि उसका जो भिंडी होती जो फल भिंडी है वह फट जाएगा। फटने के बाद वह भिंडी का सीड अपने आप निकल जाएगा। निकलने के बाद भिंडी का सीड को हम कुछ दिनों तक छत पर और सुखाएंगे, जिससे वह क्या हो जाएगा, उसका मॉइस्चर पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। मॉइस्चर को ख़त्म हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, उसे हम केमिकल ट्रीटमेंट देंगे। दोस्तों, केमिकल ट्रीटमेंट देने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके अंदर ऐसे केमिकल्स मिलाएंगे, जैसे कौन से केमिकल, ऐसे केमिकल्स मिलाएंगे जो फंगस को ग्रो होने नहीं देता है। जैसे फंगीसाइड हम उसके अंदर डालेंगे, जैसे फंगीसाइड के अंदर आप कोई भी फंगीसाइड उसके अंदर आप डाल सकते हैं। जैसे फंगीसाइड उसके अंदर हम डाल सकते हैं मतलब कि उसके अंदर क्लोरोफाइरिफॉस भी डाल सकते हैं, उसके अंदर भाई साहब आप डाल सकते हैं साफ वगैरह भी डाल सकते हैं, उसके अंदर भी सल्फर का जो आता है फंगीसाइड वो भी डाल सकते हैं। कोई भी आप बाज़ार से फंगीसाइड, वह फंगीसाइड लाएँ, वह जो क्या होता है वाटर के अंदर सोलुबल फंगीसाइड नहीं हो, वो फंगिसाइड आप लाकर उसे रख सकते हैं। और उसके अंदर जो इंसेक्टिसाइड भी डाल दें, जिससे क्या होगा कि वह सीड होगा वह ख़राब नहीं होगा, जिसके अंदर फंगस नहीं लगेंगे, वह सीड ख़राब नहीं होगा। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि सीड को हम रखेंगे कहाँ जिससे वह नेक्स्ट जनरेशन के लिए अच्छा होगा। मीन्स उसको हम किसी भी बोतल या किसी भी शीशी जो अच्छी तरह से उसे साफ़ कर लें, उसके बाद उसके अंदर रखें, और उसके अंदर एक प्रकार से मॉइस्चर नहीं हो, और उसे हमेशा सूखे जगह पर ही सीड को रखें। तो दोस्तों, हम सीड को किस प्रकार नेक्स्ट सीजन के लिए हम उपयोग में लाते हैं उसको बेसिस पर जान लें। भिंडी का सीड या किसी भी वेजिटेबल का सीड बहुत ही महंगा आता है दोस्तों। अगर उसकी हम सीड की प्राइस की बात करें तो उसके बहुत ही 50 ग्राम का सीड का ही प्राइस हो जाता है 100 से 150 रुपया, 200 रुपये के करीब पहुंच जाता है। अच्छा क्वालिटी का अगर हम सीड लेंगे, अच्छा वेराइटी की लेंगे सीड, तब करते हैं। अगर हम उसी सीड को हम अपने जो खेत में अगर इस साल जो सीजन्स में लगाएं, उसी सीड को हम नेक्स्ट सीजन के लिए उपयोग में लेने के लिए हम लोग इस प्रोसेस से गुजरते हैं, तब वह जाके क्या होता है, सीड अच्छी तरह से स्टरलाइज होकर वह साफ़ सुथरा सीड हमारे नेक्स्ट सीजन में काम आता है। उसका जो जर्मिनेशन रेट होता है दोस्तों, वो 70 to 80% मैक्सिमम यहाँ पर देखने को मिलता है। किसी किसी में 100 भी देखने को मिलता है, अगर अच्छी क्वालिटी का सीड होगा तब। तो दोस्तों, एक बात यहाँ पर ध्यान देने के योग्य है कि अगर वह सीड प्लांट से हम भिंडी को तोड़ रहे हैं, वह भिंडी पूरी तरह से सूख जाना चाहिए प्लांट के अंदर ही, तभी उसको हम तोड़ें, क्योंकि उसके अंदर भाई साहब मैक्सिमम मैचुरेशन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है उसका सीड का। वो सीड पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है नेक्स्ट जनरेशन को आने के लिए। तो उसी मतलब कि वह सीड पूरी तरह से पक जाएगा, तभी हम प्लांट के अंदर से उसे तोड़ें और किसी भी धूप डायरेक्ट सनलाइट के अंदर उसे रखें, जिससे वह अपने आप फट जाएगा। अपने आप जहाँ से वह उसका मतलब कि रीज होता है, वहाँ से किनारा होता है, वहाँ से फट जाएगा और पूरी तरह से सीड वहाँ पर से निकल जाएगी। सीड को निकलने के बाद हम उसे धूप में रखेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके अंदर फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड डालकर उसे हम प्रिजर्व कर लेंगे। प्रिजर्व करने के बाद नेक्स्ट सीजन के अंदर उसे ग्रो करेंगे। अब दोस्तों, अब हम अगला टॉपिक यह हमारा है कि अब जो प्रिजर्व सीड है उसको हम किस प्रकार अच्छे क्वालिटी को सीड को हम परचेज करें दुकान के अंदर। मीन्स मार्केट के अंदर बहुत सारे सीड अवेलेबल है, तो मार्केट के अंदर से कौन सा सीड हम अवेलेबल मतलब परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, किसान भाइयों क्या करते हैं कि जो जाते हैं मतलब कि वैसे दुकान पर जाते हैं जहाँ पर सीड उपलब्ध है, वहाँ पर जाते हैं, कहते हैं कि हमें भिंडी का सीड दे दीजिए, हाइब्रिड दे दीजिए। दुकान के जो मतलब कि जो दुकान वाले होते हैं वह जिस सीड के अंदर उन्हें फ़ायदा बुझा रहा होता है वही सीड किसान को थमा देते हैं। तो ऐसा आप नहीं करिए। आप प्रत्येक सीड का नाम जानें और प्रत्येक सीड की कल्चर मतलब कि उसका कैरेक्टर्स जानें, किस प्रकार उसके अंदर रोग कम लगता है, उसके अंदर पैदावार ज़्यादा होती है, उसके अंदर कम पानी की आवश्यकता होती है। ये सभी चीज़ें आप लोग अगर जानेंगे तो आप लोगों को दुकान के अंदर ठगा नहीं जाएगा। तो किसान भाइयों, अगर आप लोग ये सभी चीज़ें जान सकते हैं तो जानने के लिए हम बात करते हैं कि कौन कौन से वैरायटी का सीड आप लोगों को लगाना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारत के अंदर बहुत सारी वैरायटियाँ हैं जिससे हम उपयोग में ले सकते हैं, लेकिन वह डिफरेंट एरिया के अंदर डिफरेंट वैरायटी है। अगर हम बात करते हैं वहीं पर
इस सीड की कि भारत के अंदर कौन सी वैरायटी को हम आसानी पूर्वक लगा सकते हैं, तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है पार्थ वैरायटी। पार्थ वैरायटी की बात करें तो यह विभिन्नता उत्पादक में सबसे ज़्यादा होता है। इसका फल बहुत ही सुंदर क्वालिटी का होता है और इसकी बात करें तो इसका खेती हमेशा उत्तर भारत के ही अंदर संभव है, क्योंकि उत्तर भारत के अंदर ही टेम्परेचर इसका हाई जाता है। अगर टेम्परेचर की बात करें उत्तर भारत के अंदर, जानते हैं भिंडी को हम फरवरी के अंदर लगा सकते हैं, फरवरी मार्च, तो गर्मी के अंदर इसका फलन होता है। तो हम जानते हैं दोस्तों इसके लिए टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। तो कहता है कि उत्तर भारत के लिए पार्थ वैरायटी बहुत ही उपयोग है। पंजाबी वैरायटी की बात करें तो पंजाब में मेनली रूप से नॉर्थ इंडिया के अंदर, पंजाब वगैरह के अंदर इसका उपयोग होता है। अगर हम बात करते हैं अनामिका वैरायटी, अनामिका वैरायटी वगैरह हम बात करें तो ये बंगाल भारत, मतलब कि बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये सभी के अंदर आसानी पूर्वक इसे लगाया जा सकता है। वहीं हम बात करते हैं दूसरी वैरायटी की, तो अनामिका हो गया। अनामिका के बाद अगर बात करते हैं, अनामिका हो गया, पार्थ वैरायटी हो गया, पंजाबी वैरायटी हो गया, ये सभी वैरायटी हैं जो अच्छे उपयोग से हो सकते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जया वैरायटी, जया इज आल्सो बहुत अच्छा वैरायटी है। जया बहुत ही अच्छी वैरायटी है जिसे आप खेती में उपयोग कर सकते हैं। तो 3-4 वैरायटी आपको लोग मैंने बताया। सबसे पहले अनामिका वैरायटी हुआ, जया वैरायटी, पंजाबी वैरायटी, पार्थ वैरायटी। कौन से वैरायटी को आप कहाँ लगा सकते हैं, ये सभी उत्तर भारत की वैरायटी है। अगर हम बात करते हैं आगरा सफ़ेदा, ये आगरा के अंदर आप लगा सकते हैं। इसी प्रकार दक्षिण भारत की भी वैरायटी है दोस्तों। तो दक्षिण भारत की वैरायटी अभी हम लोग तो नहीं लगाते, मैं क्योंकि मैं उत्तर भारत से हूँ। मैं जो किसान जो मार्केट से अभी पता चला है कि ये वैरायटी अच्छी वैरायटी है, इस आप लोग को बता रहा हूँ। तो दक्षिण भारत को तो मैं नहीं जानता हूँ कि उसके अंदर कौन सी वैरायटी अच्छी होगी। अब आते हैं कि किसान भाइयों कि आप इसकी खेती किस एरिया के अंदर करें, कौन सी इसके अंदर, मतलब यहाँ पर पानी किस प्रकार इसके अंदर दें, मिट्टी खाद वगैरह किस प्रकार इसके अंदर दें, ये सभी बात के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं खाद वगैरह की दोस्तों, तो खाद वगैरह देने के लिए तो दोस्तों सबसे पहले हम मिट्टी के चयन की बात करते हैं। तो मिट्टी के चयन की अगर हम बात करें तो मिट्टी का चयन उस एरिया के अंदर करें जैसे निचली मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है भिंडी की खेती के लिए। निचली मिट्टी जब मतलब कि कहाँ, वहाँ पर उर्वरक शक्ति उसकी ज़्यादा होती है। जैसे तालाब है, मतलब कि खय है, पैन है, उसके किनारे की जो मिट्टी होती है बहुत ही उपयुक्त मिट्टी होती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, मतलब कि वहाँ पर जो पैदावार ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर उर्वरक शक्ति उसकी ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें वहीं पर कि जो भिंडी होती है, भिंडी के बीज का सिलेक्शन किस प्रकार आप कर सकते हैं, भिंडी का कौन से बीज को आप लगाएंगे, तो सबसे पहले स्थानीय बीज ही ले दोस्तों। स्थानीय बीज मतलब क्या है, जैसे आप अगर बिहार के अंदर हैं, आप लगा दिए तमिलनाडु का बीज को, तो वह सक्सेस नहीं होगा। तो स्थानीय बीज ही, अगर उत्तर भारत से आप बिलोंग कर रहे हैं तो उत्तर भारत के ही सीड को आप उपयोग करें। वहीं तीसरी बात करें तो बीज की बुआई की, तो बीज की बुआई की अगर बात करें तो बीज की बुआई के लिए सबसे पहले फरवरी से मार्च महीना सबसे उपयुक्त होता है भिंडी की बुआई के लिए। अगर अगाध फसल अगर आपको लेना है तो जनवरी के लास्ट में आप इसको मतलब उपयोग कर सकते हैं, जिससे मार्केट के अंदर मार्च या अप्रैल के सबसे स्टार्टिंग अप्रैल या मार्च लास्ट के अंदर आपको मार्केट के अंदर भिंडी आ जाए, जिससे महंगा बिकता है 60 से 70 रुपये केजी, यहाँ पर मार्केट वैल्यू जाता है दोस्तों। वहीं हम बात करते हैं पानी किस प्रकार इसके अंदर दें, तो लेडी फिंगर के अंदर नियमित रूप से पानी की आवश्यकता होती है दोस्तों। लेडी फिंगर के अंदर पानी आवश्यकता रूप से होती है। मार्च महीने में गर्मी में इसका पानी अवश्य दें, लेकिन इसके अंदर पानी ठहरना नहीं चाहिए दोस्तों। अगर पानी ठहरेगा ज़्यादा देर तक खेत के अंदर तो आपका रूट रॉट का डिजीज यहाँ पर हो सकता है। तो पानी देना लेडी फिंगर में नियमित रूप से आप दे सकते हैं इसके अंदर पानी। अब आते हैं कि सबसे पहले गर्मियों में इसका जो पानी देने की क्षमता है 3 से 4 बार आप इसके अंदर पानी लगा सकते हैं एक मंथ के अंदर। अगर बात करते हैं उन्नत तकनीक की बात करें दोस्तों कि सबसे पहले लेडी फिंगर की उन्नत तकनीक किस प्रकार हम इसे विकसित कर सकते हैं, तो सबसे पहले इसके बूंद बूंद सिंचाई तो सबसे अच्छा होता है दोस्तों। आप लोग जानते हो कि बूंद बूंद सिंचाई किस प्रकार अगर हम कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि बूंद बूंद ड्रिप इरीगेशन के अंदर, बूंद बूंद सिंचाई के अंदर कि हम उसके अंदर जितना प्रकार का न्यूट्रिएंट है, जितना प्रकार का मिनरल्स है या जितना प्रकार का उर्वरक है, हम पानी के अंदर ही मिलाकर उसे हम धीरे धीरे बूंद बूंद देते हैं, क्योंकि जिससे उसका लीचिंग नहीं होता। लीचिंग का कहने का अर्थ है ये दोस्तों कि जिसे हम फ्लड इरीगेशन करते हैं, बाढ़ नुमा पानी मतलब कि देते हैं खेत के अंदर, तो वहाँ पर क्या होता है, न्यूट्रिशन हमारे खाद जो होते हैं नीचे चल जाते हैं, धरती के नीचे चल जाते हैं, पौधे के रूट में नहीं ऑब्जर्व हो पाते हैं। मतलब कि जैसे रूट होता है कुछ ही इंच अंदर तक होता है, लेकिन हमारा जो पानी होता है खाद के साथ वह नीचे चला जाता है धरती के अंदर, जिससे हमारा खाद भी वेस्ट हुआ, पानी भी वेस्ट हुआ। इसीलिए ड्रिप इरीगेशन जरूरत है दोस्तों। बूंद बूंद पानी गिरता है जिससे वह प्लांट आसानी रूप से ऑब्जर्व कर सकता है, जिससे आपको घास वगैरह भी नहीं होगा खेत के अलग अलग एरिया में। फ्लड इरीगेशन में सारे अगर फ्लड करते हैं तो वहाँ पर घास भी अच्छी रूप से उग जाती है, जिससे घास का खर्चा अलग होती है उसके निकाई करने में।
दूसरी की बात करें तो उसके अंदर खाद देने में पूरा एरिया के अंदर हम खाद देते हैं, जिससे हमारा लॉस होता है दोस्तों। तो इसीलिए ड्रिप इरिगेशन अच्छा सूटेबल मेथड है किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए और खेती में आगे बढ़ने के लिए। तो नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अवश्य करें दोस्तों, अगर आपको किसानी के अंदर आगे बढ़ना है तो। सबसे पहला तो बीज सिलेक्शन है दोस्तों। बीज सिलेक्शन अगर आप सही करते हैं तो आप पक्का सक्सेसफुल होइएगा, क्योंकि बीज ही अगर ख़राब मिलेगा किसान भाइयों को तो सबसे पहले आप वहीं पर फेल हो जाइएगा, क्योंकि बीज ही डिसाइड करता है कि आगे की प्लांट किस प्रकार होगी, वहाँ पर पैदावार किस प्रकार होगी। तो दोस्तों अगर आप लोग को खेती करना है तो ये सभी वैरायटियों की लगाएं, जैसे आप लोग को मैंने बताया पार्थ वैरायटी, अनामिका वैरायटी, पंजाबी वैरायटी। ये सभी वैरायटियां हैं जो उपयुक्त हैं उत्तर भारत के लिए अंदर। जैसे पूसा के अंदर भी कुछ वैरायटियां डेवलप की है पूसा के लिए, लेकिन वो आप फेमस नहीं है, आप उसके अंदर ठगे जाएंगे। इसलिए मैंने ये सभी वैरायटियाँ बताई जो आप लोग की दुकानों के अंदर ईजिली रूप से मिल जाएगी। पूसा के वैरायटियाँ हैं तो पूसा के वैरायटियाँ भी डेवलप तो हो चुकी है, लेकिन वो मार्केट के अंदर आसानी पूर्वक नहीं मिलती है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।